तो मैंने कहा 57 मुस्लिम देश हैं विश्व में, क्या 4 को हटा दीजिए, वो भी तेल के कारण, अगर तेल खत्म हो जाए तो पूरे 57। हम अमेरिका जैसे देशों को जिम्मे में रख के तब चल रहे थे। एक और जब तक भारत में आक्रमण नहीं हुआ, यानी फ्यूजन नहीं हुआ, जब आक्रमण शुरू हुआ तब से हमारी विश्व में हिस्सेदारी घटी। तो कौन मूर्ख कह रहा है लक्ष्मी से कुछ नहीं होता? क्या पूरे 57 भूख से जूझ रहे हैं, अशिक्षा से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, आपस में मारकाट कर रहे हैं। मैंने उनकी किताब के बारे में क्या कहेंगे? किताब तो वो भी पढ़ रहे हैं, तो उनकी किताब फेल। नेता ने कहा कि भाई लक्ष्मी पूजा बंद हो जानी चाहिए। बोले भाई क्यों हो जानी चाहिए? बोले तो भारत में लक्ष्मी पूजा, फिर भी भारत इतना दरिद्र है। मैंने कहा तो गजब विद्वान नेता आ गया, इसको इतनी प्रतिभा आ गई। तो मैंने अब एक बहस में कहा, तो फिर वो उस पर बड़ा जनता प्रसन्न हो गई। मैंने कहा कि 2 बातें समझो, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। पहली चीज़ कि जिस वक्त आदि शंकराचार्य कनकधारा स्तोत्र रच रहे थे, गुड्डू सुनो, जब इस वक्त वो रच रहे थे कनकधारा स्तोत्र, आज से 2600 साल पहले, तब भारत विश्व के 40% अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता था। कितनी? 40% प्लस। 40 केवल हमारे पास था, 60 में पूरे विश्व का। जब हम कनकधारा स्तोत्र आचार्य लिख रहे थे, शंकराचार्य, और जब तक भारत में आक्रमण नहीं हुआ, यानी फ्यूजन नहीं हुआ, केवल एक ही सनातन वो रहा, स्ट्रीम चल रही थी, तब तक भारत 32% तक रहा। जब आक्रमण शुरू हुआ तब से हमारी विश्व में हिस्सेदारी घटी। तो कौन मूर्ख कह रहा है लक्ष्मी से कुछ नहीं होता? हम अमेरिका जैसे देशों को जिम्मे में रख के तब चल रहे थे। एक दूसरी बात कहता हूं, मैंने कहा कि अगर यही थ्योरी मान लें, इसी को नियम मान लें कि भाई फलां की पूजा से अगर सब अमीर नहीं हुए तो पूजा बेकार है, किताब बेकार है, क्या? तो मैंने कहा 57 मुस्लिम देश हैं विश्व में, क्या 4 को हटा दीजिए, वो भी तेल के कारण, अगर तेल खत्म हो जाए तो पूरे 57। क्या पूरे 57 भूख से जूझ रहे हैं, अशिक्षा से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, आपस में मारकाट कर रहे हैं। मैंने उनकी किताब के बारे में क्या कहेंगे? किताब तो वो भी पढ़ रहे हैं, तो उनकी किताब फेल। ऐसा बोल सकते हैं? अब बोल सकते हैं ऐसा? नहीं बोल सकते, डर के मारे नहीं बोलेंगे। तो ये आपके खाला का घर है क्या? यहां कैसे बोलेंगे? यहां कैसे बोलेंगे कि लक्ष्मी की पूजा ठीक नहीं? भारत में समस्या ही है मित्र, और कोई समस्या नहीं। मैंने एक बार कहा था कि कोई मस्जिद भारत में बता दीजिए जहां पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ती हो, नॉर्मली एनएसजी लगानी पड़ती हो। नहीं, भारत का हर बड़े मंदिर में पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ रही है, और अयोध्या जी में एनएसजी का बेस सेंटर बनाना पड़ रहा है। क्यों? उसके पीछे की वजह क्या है? कोई तो वजह होगी ना। जो 80% आबादी का आस्था के केंद्र हैं, उनको सिक्योर करने के लिए आर्मी उतारनी पड़ रही है हमको, और मस्जिदें गगनचुंबी हैं, वहां कोई होमगार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ रही। यहां से हमको समझना चाहिए कि भारत का वो क्या है, उसकी तासीर क्या है। आप रामचरितमानस जला सकते हैं, और जलाने के बाद ठाका भी लगा सकते हैं, और मौज भी ले सकते हैं, बौद्धिक चर्चाएं भी कर सकते हैं। क्या आप कोई दूसरे धर्म की कोई किताब जला सकते हैं और जलाने के बाद आप जिंदा रह सकते हैं? टेल मी, कितने भी बड़े नेता हों, रह सकते हैं जिंदा? नहीं ना। आपको सेना भी नहीं बचा सकती। मतलब आप भारत के सैन्य मुख्यालय में भी छुप के बैठ जाएं तो भी शायद आपके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। और रामायण को फूंक के आप अपना चुनही रगड़िए और मौज लीजिए। ये इस तरह का जो पागलपन है ना, ये भारत में इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी था। और अब कम से कम लोग भारत में उतना जागृत हैं कि वो सही को सही और गलत को गलत समझ पा रहे हैं और कह भी पा रहे हैं। नेता बोले ना बोले, पब्लिक बोल रही है। सोशल मीडिया पर आप लोगों को सुनिए, नेता को तो वो बहुत सारे बंधन है, पब्लिक को कोई बंधन नहीं ना। वो बोल रहा है, सामान्य व्यक्ति जो मूंगफली बेच रहा है वो भी अधिकृत टिप्पणी कर रहा है, ललकार दिया भैया। वो खुद तो बेचारा मूंगफली बेच रहा है,
लेकिन वो सही और गलत पर बड़ी टिप्पणी कर रहा है क्या। इसलिए मुझे लगता है भारत बदल रहा है और इस बदलते हुए भारत का स्वागत करिए। मोदी और योगी की बात की और वहीं से मैं सवाल लेने जा रहा था, लेकिन फिर बीच में कोई और मुद्दा आ गया। आपने कहा कि इनके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती है और इनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक सी लगती है। नहीं, हाँ, ये भी एक सोचने का विषय होना चाहिए। मानव देह तो मानव देह है, व्यक्ति किसी पद पर हो हमेशा तरोताजा कैसे दिख रहा है, ये विषय होना चाहिए। तो सर ये एक्चुअली इन दोनों सोशल मीडिया पर गाए बगाए इस बात पर चर्चा भी होती है कि योगी आदित्यनाथ की जन्मभूमि उत्तराखंड है, गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल से वो आते हैं, और आपने उनकी गुरु गोरखनाथ की जो परंपरा में जब वो आए, उससे पहले वो एक छात्र जीवन में थे और जब बचपन उनका पहाड़ों में बीता। स्थिति ये भी रही कि उनकी बहन शायद वहाँ पर चाय की दुकान भी चलाती हैं, हमने उस पर भी काफ़ी स्टोरीज देखी। तो योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड से जुड़ा और मोदी की उत्तराखंड को लेकर के उनकी अपनी आत्मीयता, उसको मुग्धता भी कहेंगे तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि चार धामों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो हमने देखा, और वहाँ पर वो अक्सर जाया करते हैं जब उनको शांति चाहिए होती है। तो उत्तराखंड इन दोनों के पीछे कितना बड़ा रोल निभा रहा है, और उत्तराखंड को 21वीं सदी में एक बड़ा फैक्टर मोदी बताते हैं कि उत्तराखंड का जो उभार होगा वो और ज़्यादा बड़े फलक पर होगा। तो इसको थोड़ा सा आप, इस पर आपका टेक क्या है, क्योंकि आप उत्तराखंड को लेकर भी पत्रकारिता में काफ़ी वक्त से कवर भाई देखो, मैं एक बात जानता हूँ कि योगी जी वहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू व्यवस्था में जब आप संन्यास लेते हैं तो आप स्थान, कुल, गोत्र, पहचान सब कुछ प्रवाहित कर देते हैं। आप, माना जाता है आपके जीवन का समापन हो गया इस वक्त, अब नया जीवन नया नाम, क्या फिर ना आप पहाड़ के हैं, ना बिष्ट, ना ठाकुर है, ना वामन है, क्या वो विषय तो खत्म हो गया। उत्तराखंड में मोदी जी की आस्था है, सभी की आस्था है, क्योंकि वो देवभूमि है और 4 स्थान हमारे वहाँ हैं, सब अच्छा है। लेकिन मुझे जो बड़ी बात लगती वो ये लगती है कि हम लोगों को सुनिश्चित ये करना होगा कि उत्तराखंड, एक बार ये बात मैंने वहाँ हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उनसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने ऐसे ऐसी व्यवस्था करा दी। तो मैंने कहा मैं इससे प्रभावित नहीं हुआ सुन के। मैंने कहा आप क्या बनाना चाहते हो यहाँ? दिल्ली से सुंदर तो इमारतें नहीं बना दोगे, मुंबई से सुंदर, न सड़कें उससे अच्छी बना दोगे, नहीं ना, न उतना बड़ा एयरपोर्ट बना दोगे, नहीं बना ही नहीं सकते, क्या उल्टे खड़े हो जाओ सारे लोग मिलके। बोले हाँ, हम यहाँ वो देखने भी नहीं आ रहे। बड़ा शॉपिंग मॉल देखना होगा तो हम दिल्ली में देख लेंगे यार, यहां जो देखने लोग आ रहे हैं वो यथारूप रहना चाहिए उत्तराखंड में। सरकार किसी की रहे। यहां लोग बाबा केदारनाथ को देखना चाहते हैं, बद्रीनाथ भगवान को देखना चाहते हैं क्या, या नैसर्गिक छटा देखना चाहते हैं। आपने वहां ऑल वेदर रोड बना दी। ऑल वेदर में फॉर्च्यूनर दौड़ती रहे तो फिर उसके लिए उत्तराखंड क्यों? फिर तो मैदानी बहुत है। विकास का स्वरूप वहां ठीक से तय होना चाहिए उत्तराखंड में। उत्तराखंड के हिमालयन जो हमारी जो टेरिटरी है, टेरेन है, ये कम उम्र का पहाड़ है, ठीक, और इसमें जब आप कंपन पैदा करते हैं तो ये हिल जाता है। ये वैसे ही है कि जैसे एक दांत खींचा तो बाकी आसपास के 6 दांत भी हिला दिए, ठीक, वैसी स्थिति हो रही है। उससे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। तो नरेंद्र मोदी हो, योगी जी हो, पुष्कर धामी हो, या कोई सरकार रहे, मेरा मानना है उत्तराखंड को सबसे पहले इस बात की ज़रूरत है, उस समझ की ज़रूरत है कि हमको उत्तराखंड को उत्तराखंड ही बनाए रखना है, जिसके लिए यहाँ विश्व भर से लोग आते हैं, देश भर से। वो बदलाव होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि चूंकि 2 पार्टी सिस्टम टाइप की चीज़ है उत्तराखंड में, तो और छोटी विधानसभा है, तो राजनीतिक अनिश्चितता ने भी उत्तराखंड का बहुत नुकसान किया। हिमाचल ने जिस ढंग से अपने को तैयार किया वैसा उत्तराखंड नहीं कर पाया। हिमाचल ने अपनी टोपी भी एक अपना वो बना लिया सिंबल, अपना हॉर्टिकल्चर को एक सिंबल बना लिया, सेब को बना लिया। उत्तराखंड ऐसी यूएसपी नहीं ढूंढ पाया अपने लिए, न क्रिएट कर पाया।
तो इसलिए मैं उसमें पॉलिटिकल बहुत नहीं देखता हूँ। यहाँ अच्छा संयोग है कि भाई मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, पुष्कर धामी वहाँ हैं, सब मिलके कुछ अच्छा करें, हाँ, ताकि पहाड़ जैसा रहे वातावरण। पहाड़ में कैफे मत खोलिए, कैफे यही बहुत है नोएडा में, यहीं से कॉफी पी के जाओ, वहाँ वहीं क्यों पीनी। लेकिन फिर ये बहस आती है कि पर्यटन कैसे चलेगा, लोकल लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, और अगर ये सब कैफे नहीं खुला तो फिर पलायन बढ़ेगा। नहीं, होम स्टे वाली स्कीम भी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है ना। उसमें न प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, न कुछ हो रहा है। आदमी ताज़ा फल खुद तोड़ के हाथ से खा रहा है, वहाँ रुक रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है। मैं फिर कह दूं, जिस दिन दिल्ली जैसा उत्तराखंड का कोई इलाका बना देंगे, वहाँ लोगों को जाना बंद हो जाएगा। अयोध्या रहेगी तो लोग जाएंगे। वृंदावन में बांके बिहारी रहेंगे तो ना लोग जाएंगे यार, बाकी क्या देखने जाएंगे। लेकिन सर वहां पे भी अगर विकास हो जाएगा, कॉरिडोर बन जाएगा, तो यही तो वहां के दुकानदारों की आपत्ति है कि जो संस्कृति है, जो गलियां हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि जो उत्तराखंड को लेकर आपने जवाब दिया, फिर तो वहां की संस्कृति भी बरकरार रहनी चाहिए। नहीं, उसमें मूल समय के साथ जो अपरिहार्य सुविधाएं हैं, ठीक, उतनी दीजिए, और साथ में संख्या का भी एक नियमन करिए। जैसे केदारनाथ में 50,000 आदमी क्यों आप चढ़ा देते हैं, तय करिए 5,000 आदमी जाएगा 24 घंटे में, बात खत्म करिए। आप उसके ऊपर इतने छोटे जहाज उड़ रहे हैं, और छोटे जहाज सड़क के पोल्यूशन से कई 100 गुना ज़्यादा पोल्यूशन आकाश में पैदा कर रहे हैं, उसमें गिर मर भी रहे हैं। क्यों? पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं क्या लोग वहाँ? नहीं ना। आप भीड़ का प्रबंधन सीखिए, न्यूनतम चीजें दीजिए, सुविधाएं वहां तो उतनी तो बनाइए, वहाँ जहाँ इंसान जाएगा, इंसान से जुड़ी जो जरूरत की चीजें वो बने, चाहे वृंदावन हो और चाहे केदारनाथ हो। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ 2 लाख लोगों को आप एंट्री क्यों दे रहे हैं एक समय में बांके बिहारी में, और फिर आप कह रहे हो कि लोग दम घुटने से 4 लोग मर गए, मर जाएंगे। कितना भी बड़ा कॉरिडोर बना दीजिए, वहां अयोध्या जैसा कॉरिडोर नहीं बन सकता।